गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 क्लास 11 में पिछले टॉपिक में हमने आपको बता दिया था कि शैवालों में वर्धिजन कैसे होता है। आज हम आपको बताएंगे शैवालों में अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी कैसे होता है, किन विधियों द्वारा होता है। ठीक, तो लेकिन हम इसमें आपको कुछ ही विधियां बता पाएंगे क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है, तो इसमें से आज कम हो पाएगा। इसलिए तो आज आपका ये पार्ट 1 है। जो भी इसमें विधियां बचेंगी वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में बता देंगे। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है शैवालों में अलैंगिक जनन या अलिंगी जनन। ठीक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं शैवालों में अलैंगिक जनन। देखिए, शैवालों में अलैंगिक जनन क्या होता है कि जो शैवाल कोशिका में जो जीवद्रव्य होता है, ठीक, जो शैवाल कोशिका में जो जीवद्रव्य होता है, जीवद्रव्य विभाजित हो जाता है और विभाजित होकर बीजाणुओं का निर्माण करता है। जीवद्रव्य विभाजित होता है और विभाजित होकर बीजाणुओं का निर्माण करता है, स्पोर्स का निर्माण करता है। और स्पोर्स जो मात्र कोशिका होती है, मदर सेल होती है, मदर सेल से मुक्त होकर बाह्य वातावरण में आ जाते हैं और प्रत्येक स्पोर से एक नए शैवाल का निर्माण होता है। तो ये प्रक्रिया होती है आपकी अलैंगिक जनन में। ठीक, लेकिन इस प्रक्रिया के लिए कि जीवद्रव्य विभाजित होकर बीजाणु बनना और बीजाणुओं को मात्र कोशिका से मुक्त होना, तो ये एक पूरी प्रोसेस होती है। तो ये प्रोसेस कई विधियों के द्वारा होती है। ये प्रोसेस जो होती है कि जीवद्रव्य के द्वारा बीजाणु बने और बीजाणु बनकर फिर मात्र कोशिका से बाहर आए, तो ये पूरी प्रोसेस कई विधियों के द्वारा हो सकती है। ठीक, तो उन्हीं विधियों को हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो शैवालों में अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी पार्ट 1 है आपका। इस विधि में पौधों मतलब कौन? शैवाल। तो इस विधि में पौधों की कुछ कोशिकाएं या कुछ कोशिकाओं का जीवद्रव्य, चाहे तो जीवद्रव्य कहें, ठीक, या कोशिका कहें, क्योंकि कोशिका के अंदर ही जीवद्रव्य होता है। तो इस विधि में पौधों की कुछ कोशिकाएं या कुछ कोशिकाओं का जीवद्रव्य विभाजित होकर, जीवद्रव्य हमने बताया था आपको कि विभाजित होकर क्या बनाता है, विभाजित होकर बीजाणु बनाता है और बीजाणु क्या करेंगे, मात्र कोशिका से मुक्त हो जाएंगे। तो प्रत्येक बीजाणु मात्र कोशिका से अलग होकर एक नए पौधे मतलब शैवाल, एक नए पौधे को जन्म देता है। तो ये पूरी प्रोसेस आपकी अलैंगिक जनन के द्वारा होती है या प्रायः निम्नलिखित विधियों के द्वारा होता है। मतलब ये पूरी जो प्रोसेस होगी, क्या प्रोसेस, कि जीवद्रव्य के द्वारा बीजाणु बनना और बीजाणुओं का मात्र कोशिका से बाहर आना। तो ये प्रोसेस कई विधियों के द्वारा होती है। तो उनमें से पहली विधि हमारा चल बीजाणुओं द्वारा, बाय जू स्पोर्स। चल बीजाणु क्या कहते हैं? बाय जू स्पोर्स। ठीक, तो इस विधि में जू स्पोर्स मतलब देखिए, इसमें जो शैवाल कोशिकाएं बनेंगी कैसी होंगी, चलनशील होंगी, गति कर लेंगी। ठीक, और गति कर लेंगी, क्यों गति कर लेंगी? क्योंकि इसमें या तो सीलिया होगा या तो फ्लैजेला होगा। ठीक, तो बाय जू स्पोर्स देखते हैं क्या होता है इस विधि में। अनुकूल वातावरण, मतलब सबसे पहली बात तो जो चल बीजाणु बनेंगे किस वातावरण बनेंगे? अनुकूल वातावरण बनेंगे, फेवरेबल कंडीशन में बनेंगे, जब कंडीशन बहुत अच्छी होंगी। तो इस विधि में अनुकूल वातावरण में या अनुकूल परिस्थितियों में द्विपक्ष युक्त बाइसिलिएटेड, चाहे हम बाइसिलेटेड कहें या बाइफ्लैजिलेटेड कहें, तो इस विधि में अनुकूल वातावरण में द्विपक्ष युक्त या बाइफ्लैजिलेटेड या चतुष्पक्ष युक्त, मतलब जिसमें 4 पक्ष हो, 4 फ्लैजेला हो या 4 सीलिया हो। ठीक, तो चतुष्पक्ष युक्त अर्थात टेट्रासिलिएटेड। द्विपक्ष को क्या कहेंगे? बाइसिलिएटेड। और 4 को क्या कहेंगे? टेट्रासिलिएटेड। तो इस विधि में अनुकूल वातावरण में द्विपक्ष युक्त या चतुष्पक्ष युक्त या 4 पक्ष युक्त, जैसे यूलोथ्रिक्स में, अथवा बहुपक्ष युक्त कौन? बहुपक्ष युक्त को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मल्टीसिलेटेड। क्या कहेंगे? मल्टीसिलेटेड। बहुपक्ष युक्त मतलब मल्टीसिलेटेड, जैसे ऊडोगोनियम। तो ऊडोगोनियम कैसा होता है? मल्टीसिलेटेड होता है। यूलोथ्रिक्स कैसा होता है? टेट्रासिलेटेड होता है। ठीक, तो ऊडोगोनियम में चल बीजाणु बनते हैं, मतलब किसमें? यूलोथ्रिक्स और ऊडोगोनियम में जो है पक्ष युक्त चल बीजाणु बनते हैं और मात्र कोशिका के फटने पर जो है जो स्पोर्स बने वो बाहर निकलकर नए पौधे या नए शैवाल का जन्म देते हैं। तो ये था हमारा चल बीजाणु द्वारा। तो चल बीजाणु में कितने फ्लैजिलेट बनते हैं? तो देखिए, बाइफ्लैजिलेटेड या टेट्राफ्लैजिलेट बनते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स,
ठीक, यूरोथेरिक्स में 4 फ्लैजेला होते हैं, 4 कसाब होते हैं या 4 सीलिया होते हैं, अथवा बहुपक्ष में मल्टीसेल्युलर कौन होता है, ऊडोगोनियम, इसमें बहुत से पक्ष होते हैं। ये चल बीजाणु बनाते हैं, चल बीजाणु मात्र कोशिका से बाहर आते हैं और नए शैवाल का निर्माण करते हैं या नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया चल बीजाणु द्वारा। अगला देखते हैं अचल बीजाणु द्वारा, बाई एप्लानोस्पोर्स। क्या होता है? बाई एप्लानोस्पोर्स। तो देखिए ये सब दोनों एप्लानोस्पोर्स और हेप्नोस्पोर्स, ये दोनों जो होंगे वो प्रतिकूल परिस्थितियों में होंगे। जब शैवाल की जब परिस्थितियां अच्छी नहीं होंगी, उसके लिए जो भी कंडीशन चाहिए वो सब नहीं होंगी, तो उसे क्या कहेंगे? प्रतिकूल परिस्थितियां। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में कोशिकाओं का जीव द्रव्य, जो सेल्स होते हैं उनका जीव द्रव्य कोशिका भित्ति से अलग होकर, मतलब जो जीव द्रव्य होता है वो कोशिका भित्ति जो सेल वॉल होती है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ जैसे मान लेते हैं ये सेल है, तो जो जीव द्रव्य भरा होता है वो कोशिका भित्ति को छोड़कर बीच में आ जाता है। ठीक, जो सेल वॉल होती है उसको छोड़कर कहाँ जाता है? बीच में आ जाता है। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में कोशिकाओं का जीव द्रव्य कोशिका भित्ति से अलग होकर अचल बीजाणुओं का निर्माण करता है, कोशिका भित्ति को छोड़ देता है और क्या बनता है? अचल बीजाणु। अचल बीजाणु मतलब जिसमें पक्ष या सीलिया नहीं पाए जाए, तो अचल बीजाणुओं का निर्माण करता है। ठीक, इनकी भित्ति पतली होती है। इनकी भित्ति कैसी होती है? पतली होती है। और अनुकूल परिस्थितियों में प्रत्येक अचल बीजाणु जब मान लीजिए जब तक परिस्थितियां प्रतिकूल रही, तो प्रतिकूल परिस्थितियों रहने के कारण क्या हुआ? ये बीजाणु ऐसे ही पड़े रहे। ठीक, लेकिन जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आई, तो अनुकूल परिस्थितियों में प्रत्येक जो अचल बीजाणु है उसमें एक नए पौधे को जन्म देता है। मतलब जो अचल बीजाणु होता है एक नए पौधे को या नए शैवाल को जन्म देता है। जैसे क्लोरेला, जिसका उदाहरण क्या है? क्लोरेला। क्लोरेला में क्या होता है? अचल बीजाणु पाए जाते हैं, अचल बीजाणु। अगला आता है हिप्नोस्पोर। हिप्नोस्पोर द्वारा, बाई हिप्नोस्पोर्स। तो इसमें क्या होता है? ये विधि कैसी भी होती है? प्रतिकूल परिस्थितियों में ये भी होती है। तो यह विधि प्रतिकूल परिस्थितियों में जीव द्रव्य, जो जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो जीव द्रव्य कोशिका भित्ति से अलग होकर विभाजित होता है। मतलब जीव द्रव्य कोशिका भित्ति को ये भी छोड़ देगा और मध्य में आकर क्या होगा? विभाजित होना शुरू कर देगा। विभाजित होता है और कोशिका के मध्य में मोटी भित्ति वाले, मोटी सेलवाल वाले, मोटी भित्ति वाले सुप्त बीजाणु बनाते हैं। कैसे? ऐसे बीजाणु जो प्रतिकूल परिस्थिति में चुपचाप पड़े रहें, कोई काम नहीं, कोई एक्टिव ना हो। ठीक, बिल्कुल एक्टिव ना हो, तो विभाजित होकर कोशिका के मध्य में मोटी भित्ति वाले सुप्त बीजाणु बनाते हैं जो अचल होते हैं। ठीक, जो क्या होते हैं? अचल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। ये लंबी विश्रामावस्था के बाद, मतलब ये बहुत लंबे समय तक पड़े रहते हैं ऐसे, बिना एक्टिव, बिना कुछ भी जो है एक्टिव नहीं होते, कुछ भी क्रिया नहीं, मतलब अंदर क्रिया चल रही होती है, पूरी तरीके निष्क्रिय नहीं होते हैं, लेकिन ये सुसुप्त अवस्था में होते हैं। ठीक, तो मोटी भित्ति वाले सुप्त बीजाणु बनते हैं जो अचल होते हैं और ये लंबी विश्रामावस्था के बाद अनुकूल परिस्थितियों के आने पर, जब परिस्थितियां कैसी हो जाएंगी? बढ़िया हो जाएंगी, अनुकूल परिस्थितियां, फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी, अनुकूल परिस्थितियों में आने पर नए पौधे को जन्म देते हैं। जैसे वोकैरिया, जो आपका उदाहरण है इसका वोकैरिया, तो इसका उदाहरण कौन सा है? वोकैरिया। तो वोकैरिया में क्या बनते हैं? हिप्नोस्पोर बनते हैं। ये आपसे पूछा जाता है कि अचल बीजाणु किसमें बनते हैं? तो क्लोरेला। आपसे पूछा जाएगा हिप्नोस्पोर किसमें बनते हैं? तो वोकैरिया। तो इस प्रकार से इसके उदाहरण हमको याद रखना है। तो ये हमारा हो गया चल बीजाणु, अचल बीजाणु और हिप्नोस्पोर। तो ये हमारे आज के ये टॉपिक कंप्लीट होते हैं। बाकी जो बचे हैं इसमें लगभग 5 बचे हैं, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक, तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।